साइंस बैकग्राउंड से हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ अच्छा। और इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, ड्रॉप आउट किया। डीजी प्रिजन से एक बार आए तो मैंने एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, मैंने उनको कहा मैं सब लोग जेल से छूट के आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा हाँ हाँ आपके तिहाड़ के हैं। तो दैट टाइम इट वाज स्टंट। उनका क्या नाम है आपका? चंपा देवी। पति का नाम? क्योंकि जो इंसान जेल में गया है, जिसकी लाइफ में इतना सब कुछ हुआ है, उसने कोई क्राइम करा है, क्या कोई रेजिस्टेंस था अपने ऊपर काम करने के लिए, या उनकी माइंडसेट क्या होता था उस टाइम? हमने सबसे पहले उनको म्यूजिक सिखाना शुरू किया, तो देशभक्ति गीत सुनाए, सिखाए। सीएम शीला दीक्षित आई थी, उनके सामने जब जाके इन्होंने वंदे मातरम गाया, गूज़बम्प्स लाने वाली कॉम्पोजिशन मैंने आज तक नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा कि इसकी तो कैसेट्स रिकॉर्ड होनी चाहिए और ये दिल्ली के सभी स्कूलों में बजनी चाहिए। ये 3 नंबर जेल में एक बैंड बनाया एक वार्ड में, और उसके बाद 5 नंबर जेल में एक बैंड बनाया, उसको इनवाइट करते थे क्योंकि सोसाइटी का इवेंट होता था। उसके ऊपर फिर 2 मूवीज बनी, लखनऊ सेंट्रल और कैदी बैंड। कोई मोटिवेट कर रहे थे। हमने फिर एक रेड एफएम के साथ मैच रखा। रेड एफएम ने अपने रेडियो से इनवाइट किए प्लेयर्स, दिल्ली के बेस्ट प्लेयर्स, और वर्सेस तिहाड़ 11, दिव्य ज्योति तिहाड़ 11। और सारे लोग अंदर जो है वो क्रिमिनल्स हैं और सारे लोग जो बाहर हैं वो वाइट कॉलर्ड हैं, ऐसा नहीं है। इट्स वाइस वर्सा, अंदर अच्छे लोग भी हैं और बाहर बुरे लोग हैं। तो होता है ना रेड टेपिज्म में कि इनको चैलेंज कर दिया, हमें थोड़ा सा मुश्किलें आने लग गई और अरे बाबा जी तो पैसा कमा रहे हो। और जो आप लोगों ने जो प्रोडक्ट्स बनाए थे, तो उसकी जो अर्निंग थी वो क्या प्रिजनर्स को दिया जाता? प्रिजनर्स को ही दिया जाता। ये बहुत एक ना कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट आ जाता है कभी कभी लोग के माइंड में। एक साइड तो हो गया कि जब हम ह्यूमन साइड की बात कर रहे होते हैं कि आप उस इंसान की सिचुएशंस को और इन चीजों को देखें, ये हो सकता है कोई क्रिमिनल मेंटालिटी का नहीं है। दूसरी तरफ एक चीज आ जाती है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि वाई टू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अ क्रिमिनल, कि आप उनको भी एक तरह से जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ करा है, गलत करा है। तो इसके बीच में क्या एक बैलेंस होना चाहिए, या किस तरह से इनको डिफरेंशिएट करेंगे, कब एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए? उसके लिए ना इट्स नॉट ए कि अब जैसे कानून कहते हैं सबके लिए बराबर है, बट यू कांट कंपेयर एप्पल विद एन एप्पल। तो एप्पल टू एप्पल आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। वन साइज डजंट फिट ऑल, है ना। तो केस टू केस हर चीज डिपेंड करती है, इसलिए जुडिशरी कई बार बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि हर केस पे बहुत कंटेम्पलेशन चलती है। तो कई बार ऐसा होता है। दिल्ली में एक केस हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, बहुत फेमस हुआ। दिल्ली में कैंडल लाइट्स मार्चेस हुए, ट्रैफिक जैम्स लगने शुरू हो गए, लोगों ने सड़कें ब्लॉक करनी शुरू कर दी। एक रेप केस था एक डॉक्टर का, ओल्ड दिल्ली में एक डॉक्टर का रेप हुआ था। यंग, शी वाज ए स्टूडेंट, एमबीबीएस स्टूडेंट या एमडी स्टूडेंट थी। बहुत पुरानी बात है, 2004 आई थिंक। ओके। तो वो केस हुआ हमारी अंदर जेल में, डांस वर्कशॉप चल रही थी। तो जिस व्यक्ति ने किया तो वो बच्चा ही था, 18-19 साल का बच्चा था। 3 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें वो बच्चा भी अरेस्ट हुआ जो मेन कन्विक्ट था। बाकी 2 लोग जुवेनाइल होम में गए। ये बड़ा था, 18 से बड़ा था, तो ये जेल में तिहाड़ में आया। तो सर्दियों के दिन थे, तो 2003 आई थिंक। तो डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट टोल्ड मी कि यार वो आया है और उसके सेल वालों ने उसकी पिटाई भी कर दी, उसको अपने साथ कहीं एंगेज कर लो, नहीं तो वो मुझे लग रहा सुसाइड ना कर ले। अब मैंने उसको एंगेज किया कि चल यार तू आ जाए कर। मैंने नाम नहीं बताऊंगा मैं उस बच्चे का, प्रिवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर्स है। तो मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा एक काम कर, तू हमारे साथ उधर सुबह वर्कशॉप में चला कर। उदास रहता था, चुप रहता था, कोने में बैठा रहता था। धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। मैंने एक दिन ऐसे ही टहलते टहलते मैंने उससे बात की, उसके सेल से, जहाँ हमने कल्चरल सेंटर बनाया था हमारे कहने पे, डीजी प्रेजेंस ने बनवाया था पीडब्ल्यूडी से। हमने उस कल्चरल सेंटर से मैं उसके सेल तक लेके जा रहा था उसको। तो मैंने उससे बात करनी शुरू की। मैंने कहा क्यों किया ये? कहता सर मुझे पता ही नहीं था ये गलत होता है। मैं कहा गलत होता है मतलब? कहता मैं जिस स्लम में रहता हूँ, मैंने अपने बाप को ये सब रोज करते हुए देखा है, अपनी माँ को रोज करते हुए देखा है, मैंने अपने आस पड़ोस में हर जगह ये होते हुए देखा है। तो मुझको लगता है इट्स अ कल्चर, ये तो पूरी सोसाइटी में हो रहा है। तो कहता मुझे रेप लगता ही नहीं था कि रेप कोई गलत चीज़ है। मेरा बाप भी कभी किसी पड़ोस की औरत को पकड़ लेता था, मेरी माँ को कोई पड़ोसी पकड़ के ले जाता था। कहता ये तो हमारी पूरी सोसाइटी में हो रहा था जहाँ पे हम रहते थे, उनके पूरी ट्राइब में ये चीज़ हो रही थी। तो उसने कहा कि मुझे कभी लगता ही नहीं था ये गलत है। तो पुलिस ने जब मुझे पकड़ा, जब मेरी पिटाई हुई, तो मुझे लगा कि मैंने गलत क्या किया है। मैंने वही तो किया जो मेरे आसपास के सब लोग कर रहे थे। कहता मुझे
तब उसको समझ आई जब वो, मैंने कहा बेटा तुझे पता नहीं है कि ये कितना हीनियस क्राइम है? कहता नहीं सर सच में। वो बोलते बोलते रो पड़ा। कहता नहीं सर मुझे नहीं पता था, ये तो रोज हो, मैं तो जब से पैदा हूं मैं तो उसी बस्ती में पैदा हूं और उस बस्ती में मैंने रोज होते हुए ये सब देखा है। अब मुझे लगा कि ये जो पूरा कल्चर है, कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। जो हमारे कितनी ऐसी अब एक पूरा कल्चर है ना कि वो आजकल आप न्यूज में देखते होंगे, खाने को थूक के टच कर दिया, वो कर दिया। पूरा एक कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। खाने में यूरिनेट कर रहे हैं, ये जो क्रिमिनल मेंटालिटी है पूरे कल्चरली ट्रिकल डाउन हो रही है। तो जब मैंने उसको बोला कि बेटा ये तो बहुत हीनियस क्राइम है, तो उसको लगा, उसको तब जाके समझ आई कि कहता मुझे लगा तो सही कि पुलिस इतना क्यों मार रही है। मैंने ऐसा तो, मैंने मर्डर तो किया ही नहीं उस लड़की का, मैं मर्डर करता तो गलत था ना। तो उस बच्चे को ये समझ नहीं आई कि मैंने ये ऐसा कोई हीनियस क्राइम किया। तो कई बार ना सोसाइटी को ये चीज दिखानी बहुत जरूरी होती है, सोसाइटी को बतानी बहुत जरूरी होती है कि जो चीज हम समझ रहे हैं और जिस तरीके से वो देख रहे हैं, वो दोनों में डिफरेंस है। तो ये तो सोसाइटी पर हमने या जो हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं जो सिस्टम है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो लोगों को मेन स्ट्रीम से जो कनेक्टेड नहीं है या नॉलेज नहीं है वहां तक आप कितना अवेयरनेस पहुंचा रहे मैं एक हो। बार एक टीवी डिबेट शो में था, तो एक दिल्ली में, एक साउथ दिल्ली में, एक जीके में एक क्राइम हुआ था। तो सब लोग बोलने लगे, पूरा ऑडियंस बेस्ड शो था, बहुत बड़े चैनल पे था, नेशनल चैनल पे था, कि ये कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। और वो बच्चे अल्टीमेटली जो पकड़े गए, वो जो उनके घर में मेड सर्वेंट्स आती थी उनके बच्चे थे जिन्होंने वो क्राइम किया था। अच्छा। एक बुजुर्ग आदमी को मार के उससे कुछ छीन के भागे, बट वो बुजुर्ग आदमी सड़क पे गिरा और उसकी डेथ हो गई। ओ, तो बहुत उसके ऊपर हंगामा हुआ था कि इन मेड सर्वेंट्स की पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मैंने वहां पे एक बात कही, मैंने कहा गलती उन लोगों की नहीं है, आप सब लोग घर में हो, आप सब लोग रिटायर्ड हो, जो वहां पे आए हुए थे जिनके साथ ये हुआ, उस जिनकी डेथ हुई थी उनके वो आए हुए थे। मैं ओके। कहा आपने कभी इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी उठाने की सोची? उसकी मदर आपके घर में काम कर रही है ना, उसका बच्चा तो पूरा दिन सड़क पे बैठा है, आपने जिम्मेवारी क्यों नहीं उठाई? हमारे देश में अभी तक एजुकेशन में इतनी हुआ है कि एलिमेंट्री एजुकेशन देश के कोने कोने तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। आप एजुकेशन की तो बात छोड़ दो, एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है। तो मैंने उन लोग को ये कहा, मैंने कहा आज वो आपकी कॉलोनी में एक डेथ हुई तो आप सबने हंगामा किया, बट इन बच्चों को अगर आपने पढ़ाने की जिम्मेवारी उठा ली होती, ये पढ़ लिख जाते, हो सकता है आप लोगों की कंपनीज में आपको नए वर्कर्स मिल जाते हैं, नए क्लर्क्स मिल जाते हैं, नए अकाउंटेंट्स मिल जाते हैं, नए सीएस मिल जाते हैं, इन्हीं बच्चों में से निकलते हैं। और कैसे कैसे टैलेंट्स निकल आते हैं। अरे ऐसे लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने लालटेन के नीचे बैठ के पढ़ाई की है। तो आप अपने घरों में रहने वाले बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा के उनको क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकते, ताकि वो कभी जेल जाने का उनको मौका ही ना मिले। हर बार आप पुलिस पे, हर बार आप गवर्नमेंट पे, हर बार आप एडमिनिस्ट्रेशन पे उंगलियां नहीं उठा सकते। एवरी इंडिविजुअल हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। जब तक हम एज इंडिविजुअल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। आपको बच्चों की कहानी बताऊं, मैं एक बार लेडी जेल के क्रैश में जस्टिस एम के शर्मा का इवेंट था डे पे, 11 मार्च 2007 की बात है। ओके। तो मैं, इवेंट शाम का था, तो मैं सुबह अरेंजमेंट करा रहा था, क्रैश के बच्चे वहां खेल रहे थे। तो पाकिस्तान से कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ गए थे और इधर आके वो एक सूफी मत को मानते थे, उन्होंने मेरे पासपोर्ट चला दिए थे, जिनको अब सीए के बाद इन्होंने मेन स्ट्रीम किया उन लोगों को। अच्छा। तो 2007 की बात है। तो एक छोटा सा बच्चा था, मेरी जेब में कुछ कैंडीज थी, हमें अलाउ करते थे ले जाना। मैंने बच्चे को कैंडी निकाल के दे रहा था सबको, तो छोटे से बच्चे ने मेरी तरफ देखा, ऐसे ऊपर इशारा किया, छोटा सा था 1-1.5 साल का। तो मैंने उसको ना गोद में उठा लिया, उस बच्चे ने बड़े प्यार से ना, बड़े मासूमियत से मेरी दाढ़ी पकड़ के मेरी बियर्ड को पकड़ा और कहता, आंटी आपको ये क्या हो गया? अब उसकी बहन ने बोला, अरे पागल, ये आंटी नहीं, ये अंकल है। उस बच्चे ने, वो जो जेल में पैदा हुआ था, उसने कहा वो क्या होता है? उस बच्चे को यही नहीं पता कि सोसाइटी में मेल्स भी होते हैं, क्योंकि हमेशा फीमेल्स के उसने, वो लेडी जेल में पैदा हुआ, उसने अपने आसपास सारी हमेशा लेडीज ही देखी। तो मतलब ये जो स्टोरीज है ना, आपको अंदर तक हिला जाती हैं कि बेचारे उसकी क्या गलती थी कि वो जेल के अंदर पैदा हुआ। उनके लिए बॉस्टल ऑब्जर्वेशन होम्स होने चाहिए थे, उनके लिए कुछ और होना चाहिए था, रादर देन प्रिजन्स। हमें ये ऐसी जगहें बढ़ानी चाहिए थी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये डेफिनेटली सोसाइटी पर, और जैसे मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो मेरा माइंड ब्लैंक होता जा रहा है, क्योंकि ये उस लेवल की बात है शायद हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वरना क्या होता है, जनरली हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हमने जिस तरह की दुनिया देखी है या हम जैसे कल्चर में रहे हैं, हम सोचते हैं हर कोई उसी तरह से सोचता है या उसके लिए दुनिया का वही मतलब है।
और इसलिए शायद कहीं ना कहीं हम बायस या जजमेंटल हो जाते हैं दूसरों को लेकर। पर जो ये इतनी छोटी सी बात कि अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता कि एक दूसरा जेंडर भी एग्जिस्ट करता है, तो आई थिंक इससे बड़े क्वेश्चन मार्क और कुछ हो नहीं सकता। फिर भी मैं कहीं आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसी चीज हो जाती है कि लोग अपने कल्चर या सोसाइटी की वजह से क्रिमिनल्स बन जाती है, कोई ऐसे ऑफेंसेस कर देते हैं। पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी मेंटालिटी ही क्रिमिनल वाली होती है, जो जानकर सब चीजें समझते हुए भी ये काम करते हैं। उनको हम किस तरह डिफरेंशिएट करें, या आपके अकॉर्डिंग उनकी तरफ सोसाइटी का या जुडिशरी का क्या एक टेक होना चाहिए, क्योंकि सबको सेम तो हम नहीं रख सकते। हाँ, मैंने जैसे बताया कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बेगुनाह फंस जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ग्रजेस यही होते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, बट पुलिस ने मुझे उठा लिया, या एविडेंस मेरी तरफ जाते थे, लास्ट फोन कॉल मेरी गई थी उसको। कई केसेस ऐसे होते हैं जो इम्पल्सिव होते हैं कि उसमें इन स्पर ऑफ मोमेंट एक इम्पल्स में आके उसको धक्का दिया, पीछे उसका सर जाके लगा और वो ही पास्ड अवे, और वो एक एक्सीडेंटल मर्डर हो गया या मर्डर हो गया। जुडिशरी उसे कैसे डिफाइन करती है, तो वो हो गया। कई बार ऐसे होते हैं, बट कुछ होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर्स होते हैं। बट ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर्स में भी देखो, जब वो बाहर होते हैं तो वो ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर्स होते हैं, बट जब अंदर जाते हैं तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह दिखते हैं। जैसे आप मेरे से बैठ के बात कर रहे हैं, इनसे बैठ के बात करते हैं, आपको बिल्कुल इसी तरह से बात करते हुए दिखेंगे, और बड़ा नॉर्मल होता है। और ऐसा नहीं कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हैं। कई बार इसके पीछे जो कारण होते हैं वो, एक मैंने बताया, कल्चरल इश्यूज होते हैं कि उनका रिलीजियस बेंट कैसा है, वो कैसे। एक जैसे सज्जन थे, ही इज नो मोर नाउ, ही वाज इवन वन ऑफ हिज रिलेटिव, आई थिंक कजन, ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब वो इतने उससे मेरी बात हुई, घंटों बात होती थी, बहुत पुरानी बात है, घंटों मेरी बात होती थी उस व्यक्ति से। और मतलब जब वो हुआ तो वो अपनी पूरी स्टोरी बताता था। तो अगर मुझे लगता है वो, जब कोई जहरीला वृक्ष बड़ा हो रहा हो ना, उसी समय उसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। मतलब जड़ से मतलब उसे मारना नहीं चाहिए, उसे उसी समय। कच्चे घड़े को आप मोल्ड कर सकते हो, पके हुए घड़े को आप मोल्ड नहीं कर सकते। कच्चे बांस को मोड़ के आप उसका, हरे बांस को मोड़ के उसका फर्नीचर बना सकते हो, बड़ा बांस टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। तो वो एलिमेंट्री लेवल से उन बच्चों की ट्रांसफॉर्मेशन, उन बच्चों के ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए, इससे पहले कि वो बड़े गैंगस्टर्स बने, इससे पहले कि वो समाज के लिए नासूर बने। तो ये काम हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि उनसे जब भी बात होती है ये होता है। आप प्रेजेंस में शहरी जितने सेट ऑफ पॉपुलेशन को मिलेंगे ना, उतनी आपको डिफरेंट स्टोरीज मिलेंगी। आप छोटे बच्चों से मिलेंगे, जो इनफैक्ट जो 6 साल तक के बच्चे अपनी मदर के पास रहते हैं, उनके आपको अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। लेडीज जेल में लेडीज को मिलेंगे, उनके आपको एक अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। हाई सिक्योरिटी वार्ड में रहने वाले लोगों से मिलेंगे, उनके आपको अलग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। एक व्यक्ति था, ही वाज हैंग टिल डेथ, और उससे एक बार मेरी बात हुई, एंड ही सेड कि मैंने कुरान जेल में आके पहली बार पढ़ी है। मैंने कहा, बट यू आर बीइंग कन्विक्टेड, यू हैव बीन कन्विक्टेड फॉर दिस रेडिकलिज्म। तो मतलब, बट उसने बहुत हीनियस क्राइम किया था, जो उसने अपने प्रिंसिपल्स के लिए भी किया या अपनी आइडियोलॉजी के लिए किया। उसने मतलब हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर अटैक कर दिया था। तो मतलब जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप उनको माफ नहीं कर सकते हैं। तो 100 गुनहगारों को सजा हो जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ का हमारा जो सिस्टम कहता है वो ये है कि कभी कोई बेगुनाह ना फंसे। बट कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कई बार ऐसे होते हैं, क्योंकि जो न्याय है और कानून में, दोनों में एक भेद होता है। कानून सबको एक बराबर से देखता है, बट न्याय व्यक्ति से व्यक्ति पर होता है। तो वहां पे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब बच्चों में आपको कहूँ, एक घटना एक बच्चों की और सुनाता हूँ आपको। एक बार एक पूरी फैमिली डाउरी केस में फंस गई। तो एक जिस लेडी ने सुसाइड किया, उसका छोटा सा 6 महीने का बच्चा था। तो पूरी फैमिली को जब अंदर कर दिया, तो उस बच्चे की बुआ को भी अंदर कर दिया, और वो बुआ के साथ ही 6 महीने का बच्चा इन्फेंट को लेकर जेल में रही। अच्छा। तो जब वो बच्चा बाहर निकला, वो 5.5 साल का था जब वो बच्चा, 5 साल बाद जब वो लोग बाहर निकले। अब जेल के अंदर उसने सिर्फ बच्चे ने एक बिल्ली देखी हुई थी जानवरों को देखकर। अब वो जब जेल से बाहर आए, एक तो उनके लिए बड़ा अलग था कि बाहर मेट्रो बन गई, इतने फ्लाईओवर्स बन गए, इतना सब कुछ, इतनी डेवलपमेंट हो गई, उनके लिए दिल्ली बहुत अलग थी। और जब वो बच्चा बाहर आया, वो कभी किसी गाय को देखे या किसी भी जानवर को देखे, तो बुआ को मम्मी बोलता था, मम्मी देखो कितनी बड़ी कैटी। अब उसको लग रहा था कैट है, बट वो बाहर बहुत बड़े साइज की, जेल में तो छोटी सी कैट थी, यहाँ पे कितनी बड़ी कैट है। अब वो गाय दिखे, सड़क पे चलता हुआ कुत्ता दिखे, वो देखो अब वो कैटी अलग है,
ये कैटी देखो कितनी बड़ी है, वो ये कैटी। अब वो बच्चा जब शाम को 6 बजे, अब वो बार बार ये कहे गिनती कब बंद होगी, गिनती कब बंद होगी। अब उस बच्चे को ये पता है मेंटेलिटी कि शाम को तो लॉकअप बंद हो जाते हैं, ओ क्योंकि सबको गिन के अंदर बंद करते हैं ना। तो उस बच्चे वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की जेल की टर्मिनोलॉजी में गिनती बोलते हैं, गिनती कब बंद होगी। अब वो 6 बजे रोना शुरू कर दे, दरवाजा बंद करो, गिनती बंद करो, गिनती बंद करो, वो वाली मौसी कहाँ है, वो वाली मौसी कहाँ है, वो जेल की लेडीज का नाम लेना शुरू करें, उनको बुलाओ। तो बच्चा जो 5 साल का बच्चा, जब जिस समय उसका हृदय बिल्कुल कोमल है, जिस समय वो कच्चा घर है, जब उसका निर्माण होना है, वो समय उसका बच्चे का जेल के अंदर बीता। अब सोचिए, पेनफुल स्टोरीज अगर देखेंगे, इतनी सारी हैं, इतनी ऐसी घटनाएं हैं जहां पे उन बच्चों का शुरुआती जीवन की यहाँ हो रही है। तो बड़े होते होते वो बच्चे कैसे हो जाएंगे, ये बहुत पेनफुल चैप्टर्स हैं। उसको माँ से अलग कर देते हो तो माँ की ममता नहीं मिल पाएगी, माँ के साथ रखते हो तो वो जेल में उसकी ग्रूमिंग कैसी होती है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी में, ये बहुत सारे गैप्स हैं जिसको भरना बहुत जरूरी है। कितने सारे ऐसे हीनियस लोग होते हैं जिनको आज पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, वो भी है, बट जब अंदर होते हैं हमारे साथ घंटों बात करते थे, बट उनकी रियल लाइफ देखो तो पार्लियामेंट में हमें दिखता है अरे क्रिमिनल है, ये है, वो है, बट अंदर वो कितने लोगों की बेल करा रहा है, कितने लोगों को कह रहा है अरे यार गरीब फंसा हुआ है, इसका भी करा दो, उसका भी करा दो, वो कितने लोगों को बाहर निकलवा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। आपको लगता है कभी कभी कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जब मीडिया में बहुत बात आती है या बहुत प्रोटेस्ट होते हैं और दिखता है कि जो ऑफेंस हुआ है वो गलत है और लोग क्लेम डिमांड कर रहे होते हैं सजा के लिए, उस टाइम पर जो कुछ लोग फॉर सम रीजन उन लोग को बचा रहे होते हैं, आई डोंट नो, या तो वो ह्यूमन साइड देख रहे हैं उनके, क्या देख रहे हैं, वो बचा रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि ये सही है, या अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है कि ह्यूमन साइड देखना है किस वजह से हुआ, या उनके सपोर्ट में आके खड़े हो जाना, बिकॉज जिसके साथ क्राइम हुआ है। नहीं, मुझे मेरा पर्सनल अगर वो देखोगे तो दो चीज़ें, एक आइडियोलॉजिकल जो मैं थिंकिंग रखता हूँ, एक जो पर्सनल थिंकिंग रखता हूँ। मुझे पर्सनल थिंकिंग में लगता है ह्यूमन राइट्स फॉर द ह्यूमंस, नॉट फॉर द वंस हु हैव डन इन ह्यूमन एक्टिविटीज। बट जो वो है, फेयर ट्रायल मिलने का सबको अधिकार है। हमारे हमारे हमारा जो संविधान कहता है, वो कहता है फेयर ट्रायल सबको मिलना चाहिए, चाहे उसने कुछ भी किया है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि मीडिया ने तो एक व्यक्ति को घोषित कर दिया, देख लीजिए ये जो व्यक्ति आपके सामने जा रहा है, ये इसने ये किया, इसने ये किया। अब वो 24 घंटे शो चला, आप टीवी ऑन करेंगे वो बोलना शुरू कर देगा, दाढ़ी वाला भैया, देख लीजिए ये है, ये चेहरा पहचान लीजिए, ये आपके आसपास कहीं घूम रहा होगा, धर दबोचिए इसे। अब वो ये ऐसे लोग आपके आसपास भी छुपे हुए हैं। वो जो मीडिया ट्रायल होता है ना, वो सबसे खतरनाक चीज है इस देश के लिए, इस देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक चीज है। मुझे लगता है मीडिया ट्रायल की बजाय ना जुडिशियल ट्रायल होना चाहिए। मीडिया कई बार व्यक्ति के मरने से पहले व्यक्ति को मार देता है, तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है। भारत को अगर ट्रांसफॉर्म कर सकता है तो मीडिया एक ऐसा टूल है जो बहुत अच्छे से ये जो परिवर्तन, हृदय परिवर्तन की गाथाएं हैं, इनको वो दिखा सकता है। जैसे हमने जब जेल में रिफॉर्म्स किए, एक सीरीज, एक चैनल ने, एक नेशनल चैनल ने, एंटरटेनमेंट चैनल ने एक सीरीज शुरू की, गुनाहों के जख्म, प्रायश्चित गुनाहों के जख्म। अब उसको देखकर 2-3 सीरीज और बन गई कि जो थानों से उनको केसेस मिल जाते थे, पुलिस स्टेशन से केसेस मिल जाते, क्राइम पेट्रोल, और ये बन गया। बट उन्होंने इसके ड्रॉबैक्स नहीं देखे कि वो क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया को देखकर कितने बच्चों ने उससे देख के क्राइम करना इंस्पायर हुए। एक मूवी आई थी जिसमें, मैंने वो मूवी नहीं देखी, शाहरुख खान की, मुझे बच्चे जेल में बताते हैं कि वो मूवी थी, और उसमें उसको बड़ा कि धंधे से बड़ा कोई वो नहीं होता, कुछ ऐसे करके उसका डायलॉग था, और उसमें नेगेटिव इमेज थी, और उस विलेन इमेज को बड़ा पॉजिटिवली पोर्ट्रे किया गया था। और बच्चे उससे इंस्पायर होकर क्राइम करके देर जेल में आ गए। और जब मेरी बात हुई, मैंने कहा क्या करके आया, कहता भैया शाहरुख खान है, शाहरुख खान बनता है अपने आप को। मैंने कहा क्यों, डांस करता है? कहता नहीं, शाहरुख खान की फिल्म देख के क्राइम किया है इसने। तो बहुत रिस्पॉन्सिबली मीडिया हुआ, टीवी सिनेमा हुआ, गाने हुए, जो जैसे शब्द हम परोस रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, हमारा सेंसर बोर्ड भी कई बार आंखें बंद करके बैठ जाता है। तो मुझे लगता है ये बहुत फिल्टर्ड चीजें आनी चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना, नहीं देखना तो मत देखो। अरे नहीं देखना तो मत देखो नहीं मैडम, आप जो दिखा रहे हो वो तो आप तो अपने सेफ कस्टडी में बैठे हो, आप तो अपने घर में बैठे हो। बट एक व्यक्ति जो किसी स्लम्स में रहता है, वो जब शाम को 500 रुपए कमा के 300 रुपए की दारू पी जाता है, शराब पी जाता है, और उसके बाद वो उसको आपके अंदर, वो उसको सड़क पे चलती एक लड़की के अंदर वो हेरोइन दिखती है,
और वो जब उसको मोलेस्ट करता है या रेप करता है तो आप नहीं उस समय विक्टिमाइज होते, विक्टिम वो बेचारी सड़क पे चलने वाली लड़की बनती है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, हमारी मीडिया इंडस्ट्री की, ओटीटी की, नॉर्मल मीडिया की, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंधों को अपने कंधों पे ये उठाए हुए हैं कि वो समाज को गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं। ये जो ट्रेंड चल पड़ते हैं ना कि ये दिखाना और वो करना, कितनी बार ऐसी कई फिल्में आई थी पहले कि दिखाते थे कि ये सेठ आ गया यहाँ पे आके गरीबों की बस्ती उजाड़ेगा, यहाँ पे इमारत बनाएगा। कभी भी उस एंगल को नहीं पोर्ट्रे किया। भैया वो जब बिल्डिंग बनाएगा तो उसमें काम तो इसी बस्ती के लोगों को मिलेगा ना, और बस्ती के लोगों को भी पक्का मकान देगा उसके बाद। ये कभी नहीं पोर्ट्रे किया जाता। हमेशा ये दिखाया जाता है कि वो इस बाजार को तोड़ के, इस बस्ती को तोड़ के यहाँ पे इमारत बनाएगा। बट उससे कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कितने लोग उसमें रहेंगे, कितने बेनिफिट्स होंगे, वो एंगल कभी नहीं दिखाया जाएगा। और धीरे 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 नेगेटिव 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 एक पूरा प्रोपेगेंडा चला के, वो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, एग्जैक्टली वो एक पूरा फेक प्रोपेगेंडा चला के सोसाइटी को कितने घंटों, कितने महीनों, कितने सालों पीछे ले जाते हैं देश को। देयर इज अ ह्यूज प्रोपेगेंडा मशीनरी जो इस देश में चल रही है। तो ये सब चीजें शहरी, इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट जो सबको मिलके करना पड़ेगा। क्योंकि जेल जो है ना हमारे, ये मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था, हमारी रिफॉर्म्स की लैंग्वेज में कहते हैं जेल इज द फिफ्थ गुरु। जो जेल में रिफॉर्मर्स हैं वो फिफ्थ गुरु हैं। पहले गुरु होते हैं बच्चे के माँ बाप, जो उसे बचपन से चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, वैल्यूज देते हैं। जब बच्चा उनसे नहीं सीखता, उनको कन्फ्रंट करने लग जाता है, दूसरा उसका जो आता है मेंटरिंग करते हैं उसके टीचर्स करते हैं। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम नहीं जब कर पाया, तीसरी है सोसाइटी, उसके आस पड़ोस के लोग, उसकी पत्नी, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, सोसाइटी उसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है। वो भी जब फेल हो गई, चौथी आती है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस। जहां पे फिर पुलिस भी फेल हो जाती है उसको 2-4 बार समझा के, उसको ट्रांसफॉर्म करने में, उसको सीधे रास्ते लाने में, लास्ट जो एक रिजॉर्ट बचता है वो बचता है जेल। सो पीपल आर नॉट देयर फॉर पनिशमेंट। लोग अक्सर सोचते हैं जेल में जाएंगे इनको पनिशमेंट मिलेगी अंदर, नहीं नहीं, जेल इज नॉट फॉर पनिशमेंट, दे आर देयर एज पनिशमेंट। वहां पे जाना अपने आप में पनिशमेंट है। वो लास्ट रिजॉर्ट है जहां पे वो जाके वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जेल शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन ए वे एज गुरुकुल्स, कि उन जगहों का ऐसा निर्माण किया जाए कि वहां पे सिक्योरिटी स्टाफ से ज्यादा करेक्शनल स्टाफ चाहिए। आज है क्या, 1 या 2% करेक्शनल स्टाफ है, वेलफेयर ऑफिसर 1 या 2 होंगे, 2% 3% नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ के लोग हैं हमारे जैसे। 95-96% लोग जो है वहां पे वो सिक्योरिटी स्टाफ है जिन्होंने खाकी वर्दी पहनी है। खाकी तो जेल से हटा देनी चाहिए। और लोग अक्सर सोचते हैं खाकी मतलब पुलिस। नो, इट इज नॉट पुलिस। जेल इज अ स्टेट चैप्टर, दिल्ली पुलिस इज अ सेंटर चैप्टर। जो मतलब यू सेइंग जो हमारे जेल, जैसे हम तिहाड़ जेल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता। तिहाड़ जेल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर था, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। अभी दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं, केजरीवाल इज द जेल मिनिस्टर। ही इज द जेल मिनिस्टर। ही इज द जेल मिनिस्टर। तो जो एक्यूजेस होते हैं, या बहुत बार बोला जाता है कि सेंटर गवर्नमेंट ऐसा ट्रीटमेंट करा रही है जेल में, या थ्रेट है उनकी लाइफ को। नहीं नहीं, वो सब मीडिया में बनाए हुए नैरेटिव्स हैं, दैट दे आर ऑल मीडिया बाइट्स। जो जेल आता है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो केजरीवाल गवर्नमेंट के अंदर आता है। जैसे तिहाड़ जेल है, यहाँ यूपी जेल है तो योगी गवर्नमेंट के अंडर आएगा, एमपी जेल है तो एमपी की गवर्नमेंट के अंडर आएगा। वो सेंटर का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस एक होम मिनिस्टर का एक डिपार्टमेंट होता है, सीएस, सेंटर स्टेट, उनका कंट्रोल होता है पूरे अक्रॉस, वो हर डिपार्टमेंट में होता है। तो सेंटर स्टेट जो सेंटर में बैठ के स्टेट के चैप्टर्स को कोऑर्डिनेट करता है। बट जेल इज ए स्टेट चैप्टर। ओके, सो डायरेक्ट कंट्रोल स्टेट के अंदर आता है। तो जो जेल्स का निर्माण होना चाहिए, जेल शुड बी मेड एज गुरुकुल्स, एज ए रिफॉर्मेशन सेंटर, एज ए करेक्शन सेंटर। उसको बोलते करेक्शनल होम ही है, बट करेक्शन होता नहीं है, 1% भी नहीं होता। जबकि होना चाहिए करेक्शन 100% नहीं कर पा रहे, 95% करो, 96% करो, 98% करो। ये बहुत जरूरी है करेक्शन करना।
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने हाईलाइट करा है। पहला तो एक जेल्स का हमारी सोसाइटी में क्या रेलेवेंस है वो बहुत ब्यूटीफुली आपने डिफाइन करा व्हेन यू सेड कि इट्स द फिफ्थ गुरु। एंड जो हम जेल के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं या दे शुड बी मेड लाइक अ गुरुकुल, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो हम अभी तक डार्क साइड लगती थी हमें, जब हम जेल की बात करते हैं या प्रिजन की बात करते हैं, दैट यूज्ड टू बी लाइक अ डार्क साइड, बट एक्चुअली इट इज वन ऑफ द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। आपने जो ये बात बोली अभी गुरुकुल की, बहुत ही एक यूनिक और एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अभी तक जो हम जेल्स को सोचकर एक डार्क इमेज आती थी माइंड में, आई थिंक ये उसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो मैं इसमें और डिटेल में आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम एक गुरुकुल का कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि जेल्स इस कॉन्सेप्ट पे बनना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए ऐसा जेल्स में? देखिए, जब हम तिहाड़ में जब कोई भी इवेंट हम करते थे ना, या किसी भी भारत की जेल में जब कोई इवेंट करते थे, हम बैकड्रॉप पे पता क्या लिखते थे? जैसे तिहाड़ में किया तो हम लिखते थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन नाम दिव्य ज्योति जागृति सन इन एसोसिएशन विद तिहाड़ आश्रम। हम तिहाड़ जेल नहीं कभी भी लिखते थे, हम उसे तिहाड़ आश्रम बोलते थे, क्योंकि जितने भी प्रिजन्स है ना वो एक रिफॉर्मेटरी आश्रम की तरह, एक गुरुकुल की तरह चलनी चाहिए, जहाँ पे सीखने की कोई आयु नहीं होती। वहाँ इन्फेंट्स भी हैं तो वहाँ पे फीमेल प्रिजनर्स भी हैं, तो वहाँ पे एडोलेसेंट्स भी हैं 18 से 21 साल के, तो वहाँ पे अडल्ट्स भी हैं, तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स भी हैं, वहाँ पे 70-80 साल के लोग भी हैं। तो वहाँ पे ना पूरी प्रिजन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसी सोसाइटी है ना वैसी प्रिजन्स होगी। अगर सोसाइटी बहुत नीट एंड क्लीन है तो आपको प्रिजन में भी ऐसा नहीं मिलेगा कि सारे क्रिमिनल प्रिजन में भर दिया और सोसाइटी नीट एंड क्लीन है, नहीं, इट्स अ रिफ्लेक्शन। आपकी जेल जैसी है आपकी सोसाइटी वैसी है। तो अगर आप सोसाइटी को सुंदर बनाना चाहते हैं, सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रिजन अपने आप में एक सोसाइटी है। दिल्ली की जेल में 12 से 13 हजार लोग हमेशा रहते हैं, सिर्फ दिल्ली अच्छा, में। ओके। तो अगर आप एक 12-13 हजार लोगों के एक सेट ऑफ पॉपुलेशन को फोकस करके उनकी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हो तो आपकी दिल्ली सुधर जाती है। आप हर स्टेट अगर अपनी प्रेजेंस पे काम करना शुरू कर दें, बल्कि मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिसपे मैंने कई मॉडल्स डिजाइन किए, बट कई बार ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी में, रेड टेपिज्म में वो फंस जाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिसपे काम करके पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। भाग्य वो है कि कई बार रेड टेप बीच में फंस जाती है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बीच में आ जाते हैं, जिसमें आके बहुत सारे अच्छे काम भी होने से रुक जाते हैं। तो somebody has to take an initiative। जैसे कहीं पे कभी ट्रैफिक जंबल हो जाता है ना, तो बहुत देर तक वो लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, हॉर्न करते रहते हैं, बट फिर एक व्यक्ति किसी गाड़ी में से निकल के आता है, वो आके 5-7 मिनट में सारा, जो पौने घंटे से खड़े थे, 1 घंटे से खड़े थे, 5-7 मिनट में सारा ट्रैफिक सुलझा देता है। Exactly. तो वी नीड ओनली ए पर्सन हु कैन टेक एन इनिशिएटिव, क्योंकि जो हाई सीट्स पे बैठे हैं वो इस काम को कर सकते हैं। और जब वो काम करेंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में आएगा, जब आपकी प्रेजेंस सुधरेगी तो आपकी सोसाइटी अपने आप सुधर जाएगी। सोसाइटी में, प्रिजन में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आपने जो भी लॉजिंग है, हमारे यहाँ लॉजिंग केस वाइज नहीं है। अच्छा। एक ही बैरक में एक जो स्कैम करके आया है, जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस में है वो भी वहीं पे है, तो एक स्नैचिंग वाला भी वहां पर है, तो एक रेपिस्ट भी वहां पर है, तो उसी बैरक में, उसी वार्ड में एक मर्डरर भी है, तो सब एक जगह है। अब जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस करके आया है, चाहे वो उसका 500 रुपए का चेक बाउंस हुआ या उससे 500 करोड़ का स्कैम हुआ, और वो स्कैम कहाँ पे होते हैं? वो गवर्नमेंट लूप होल्स में होते हैं। वो इलीगल एजेंसीज या कोर्ट डिफाइन करता है लीगल है या इलीगल है। उसने तो अपने लॉज के अंदर रह के वो काम किया ना, आपकी आंखों के सामने किया ना बैंक के साथ, तो हुआ तो आपके सिस्टम को ही उसने ब्रेक किया ना। तो कमी आपके सिस्टम में थी, आपने उसको तो इनकार्सरेट कर दिया, बट उसके साथ साथ पीछे उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट थे, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, कितने वो थे। फिर कई सारे पॉलिटिकल वेंडेटास होते हैं, हमने बहुत टाइम से देखे हैं, कितने सालों से कितने ऐसे लोग होते हैं। तो बहुत सारे बड़े जो गैंगस्टर्स होते हैं, वो जिनके नाम सो एज कॉल्ड एज गैंगस्टर्स होते हैं, वो पॉलिटिकल वेंडेटास के कारण से उनकी मीडिया इमेज ऐसी बन जाती है। बट आप पर्सनली उनको देखेंगे तो वो एक अलग पर्सनैलिटी होते हैं। तो रियलिटी है कि जो जिस कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहा है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आप किसी एक चीज से उसको वो नहीं कर सकते, बट ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ एक टूल है, द इनर सेल्फ, टू नो दाई सेल्फ। जब आप देयर इज ए होल लॉट वेराइटी ऑफ सिटीजन्स, वेराइटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया, ट्रांसफॉर्मेशन हैज ओनली वन लैंग्वेज, टू नो दाई सेल्फ। उसी से महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को बदला,
उसी से कोडा राक्षस बदला, उसी से गणिका बदली, उसी से सदना बदला। तो ये जितनी ट्रांसफॉर्मेशन की हम हिस्ट्री में देखते हैं, वही ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी हजारों। दिल्ली में एक गांव था, अभी भी है, था नहीं मतलब अभी भी है, आप विश्वास मानेंगे उस गांव में मेल्स पैदा ही नहीं होते थे, मेल पॉपुलेशन ही नहीं थी, पैदा होते ही बच्चे को दूसरा गैंगस्टर आके मार देता था, दूसरे गैंग के लोग आके मार देते थे। तो वहां पे बच्चा पैदा होने से पहले लड़की मायके चली जाती थी, प्रेग्नेंट होते ही मायके चली जाती थी। अब वहां आप देखते थे अगर मेल बच्चा पैदा हुआ है तो उसको फिर वहीं मामा या ननिहाल वाले पालते पोसते थे, उसको भी किसी अननोन। अच्छा। आज उन एफर्ट्स के कारण से आज उस गांव, वो गांव क्राइम फ्री हो चुका है। हालांकि उसमें कितनी डेथ्स देखी उसने, इन उंगलियों पे नहीं गिनी जा सकती, उस गांव ने कितने मर्डर देखे हैं। पर ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं। एक बड़ी सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी, प्रिजन पीपल आर नॉट देयर टू बी पनिश्ड, दे आर देयर एज पनिशमेंट। जैसे आप देखते होंगे ना, अक्सर आप टीवी पे कहते हैं फला व्यक्ति है उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। ऐसा नहीं होता। अगर एक व्यक्ति व्हाइट कॉलर्ड व्यक्ति है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कुछ है, ट्रायल में अंदर गया है, उसे आप जो बाकी इनमेट्स हैं उनके साथ रख दोगे। अब वो मान लो एक ब्यूरोक्रेट है, आईएएस ऑफिसर है, अब उसको, उसका कल्चर डिफरेंट है, उसकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, वो पिछले 20 साल से 25 साल से आईएएस है। अब वो किसी एक कोई केस हुआ, बहुत सारे लोग उसमें इनकार्सरेट हुए, वो भी चला गया। अब आप उसको पूरा दिन लॉकअप में रखोगे, वो डिप्रेशन में आ जाएगा, एक दिन अल्टीमेटली वो सुसाइड कर लेगा। तो तब भी किसके ऊपर उंगली उठेगी? जेल ऑफिशियल्स के ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं रखा। बट अगर वहीं पर अगर एक जेल ऑफिसर उसको बिठा के अपने पास चाय पिला देता कि अरे सर, भाई साहब आप बैठो मेरे पास, आपको मैं चाय पिलाता हूँ और बताओ आपको क्या चाहिए, तो हम उसको कह देते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट मिली। अरे वीआईपी नहीं, दैट इज अ ह्यूमन ट्रीटमेंट दैट पर्सन नीड्स, अदरवाइज वो मर जाएगा। उसके लिए जो पनिशमेंट है वो ये है कि जब मैं आपको शेरी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपका ये 600-700 गज का स्पेस है ना, आपको ये कह दिया जाए ये स्पेस है आपका, है 700 गज है, छोटा नहीं है, बट बाहर का रूम, बाहर का जो गेट है वो लॉक कर दिया और अगले 5 घंटे कोई नहीं आएगा। आप 700 गज के स्पेस में भी अनकंफर्टेबल हो जाओगे कि अरे मतलब अब सब कुछ है, एसी चल रहा है, पानी अंदर अवेलेबल है, वॉशरूम्स अंदर है, खाने को सब कुछ रखा है, सब कुछ है। आपको जैसे कोई बाहर से लॉक करके जाएगा ना, वो आपके लिए बहुत डिप्रेसिंग फेज हो जाएगा। वो जितना भी बड़ा वीआईपी हो ना, इंदिरा गांधी भी एक फेज में तिहाड़ में 3 नंबर जेल में 9 नंबर वार्ड में रही थी, वो जितना भी बड़ा वो हो ना, जब बाहर से लॉकअप बंद होता है ना, तो घबराहट तब होती है, अंदर बेचैनी तब होती है। वो बिल्कुल वैसा होता है जब जायंट व्हील जो है ना, वो जब नीचे आता है ना, तो बिल्कुल लो फील होता है ना। एग्जैक्टली। तो कोई बंदा, आपको पता है कि पूरा 5 एकड़ का कैंपस है, बट आप इस कैंपस से बाहर नहीं जा सकते, आप रहोगे इस कैंपस के अंदर, आप कितने मर्जी बड़े वीवीआईपी हो, एट द एंड ऑफ द डे शाम के 5 बजे 6 बजे जब लॉकअप्स बंद होंगे, 6 बजे तक वो ज्यादा खिंचवा के 6:30 कर लेगा। चाहे वो किसी देश का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे सेंट्रल मिनिस्टर हो, या ब्यूरोक्रेट हो, या कैबिनेट सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो, वो शाम को हद से हद 6:30 बजे तक, 6:30 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक जो लॉकअप्स बंद रहेंगे, वो डिप्रेसिंग है। वहां पे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट काम नहीं करती। वहां पे सिर्फ ये होगा उसको अच्छा खाना मिल जाएगा, उसको वो दे देंगे, बट अल्टीमेटली वो बाहर जाना चाह रहा है, जैसे ही बाहर जा रहा है तो उसे ग्रिल बंद दिख रही है, एग्जैक्टली। बाहर से लॉक दिख रहा है कि ये ताला लगा के कोई गया हुआ है। वो ताले की आदत नहीं है किसी को। हम पिंजरे के पंछी नहीं है, हम चिड़ियाघर के जानवर नहीं है, तो हमें वो ताला बेचैन करता है। तो वीआईपी ट्रीटमेंट कुछ नहीं होती, दैट्स जस्ट ए ह्यूमन नेचर टू ऑफर समबडी ए चेयर, ए कप ऑफ टी, कि भाई बैठो चाय पी लो। नहीं करोगे तो शायद वो उसके अंदर जो रिवेंज की भावना आएगी ना, कि अब जिसने मुझे अंदर कराया ना, सबसे पहले तो उस पार्टी को जाके छोड़ूंगा नहीं। दैट्स ए ह्यूमन नेचर यार। उसको किसी को चाय पिलाना, किसी को अच्छा खाना ऑफर कर देना। अब लोग कहते हैं कि अच्छा उसको तो नहीं किया, बाकियों को तो नहीं किया। बाकियों की मेंटल स्थिति वैसी नहीं थी। वो जो एक करेक्शनल मेजर है ना, ये छोटे करेक्शनल मेजर भी होते हैं, ये छोटे छोटे करेक्शनल मेजर है। बड़ा करेक्शनल मेजर है माइंडसेट चेंज करना, चेंज ऑफ हार्ट। और उसके साथ प्रिजन में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 3-4 लाख लोग हैं हमारे देश में, 1450 से ज्यादा प्रेजेंस है, 1483 टू बी स्पेसिफिक, 1483 इतनी प्रेजेंस है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जेलों में रहती है, विच इज अनयूटिलाइज्ड।
लोग अक्सर कहते हैं अरे समाज का कूड़ा है, डाल दिया अंदर, दिस इज न्यूक्लियर वेस्ट, किसी काम नहीं आएगा। मैं कहता हूँ दैट इज नॉट न्यूक्लियर वेस्ट, दैट इज प्योर यूरेनियम। यू जस्ट हैव टू फनल इट, यू जस्ट हैव टू फिल्टर इट। दैट इज प्योर यूरेनियम, फुल ऑफ एनर्जी। उनको चैनलाइज करो, उनकी एनर्जी को, उन बच्चों को सीधे रास्ते डालो। इतने लाखों लोग आपने डिस्कार्ड कर रखे हैं अपनी सोसाइटी के। ऐसा नहीं उसने क्राइम नहीं किया तो जो विक्टिम है उसकी उसकी स्टोरी हम सुन रहे। हमने ऐसे भी काम किए जहां हमने विक्टिम्स और एक्यूज्ड को आपस में मिलवाया अच्छा। कि बताओ तुम क्या चाहते हो। बल्कि कोर्ट ने भी ऐसे मेजर्स लिए हैं, सामने बिठाया कि बताओ क्यों तुम क्या चाहते हो। दोनों ने आपस में मतलब ये कितने ऐसे केसेस होते हैं, एफर्ट्स लेने वाला कोई चाहिए। प्ली बार्गेनिंग क्या था? प्ली बार्गेनिंग यही था। ऐसे कितने सारे छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो पूरे देश में चाहिए, पूरे देश की प्रेजेंस को चाहिए कि ये इन एफर्ट्स को लाकर सोसाइटी को चेंज करने, इस प्रेजेंट पॉपुलेशन को चेंज करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर बता रहा हूं, जब हम जेल में गए तो हमारा सबसे पहला वही था कि ये लोग जेल के अंदर मरने वाले नहीं है, ये लोग बाहर आएंगे। हाउ डू वी वांट देम टू कम बैक? एज ए मोर हीनियस क्रिमिनल? एक इनोसेंट अंदर गया है, नेटवर्किंग करके एक क्रिमिनल बन के बाहर आए, या एज ए रिफॉर्म्ड सिटीजन बाहर आए? तो हमें उसको रिफॉर्म्ड सिटीजन करके बाहर लाना है। वो अंदर मरेगा नहीं, वो बाहर आएगा। बट अगर वेस्ट के तरीके से चलेंगे, वो बाहर आके दोबारा, इतनी न्यूज आती है ना वेस्ट में कि बाहर आके मॉल्स में शूट आउट कर दिया, उसमें शूट आउट कर दिया, अंदर गुबार भरा हुआ है कि मेरे को जेल क्यों भेजी। और हमारी तो जुडिशरी इतनी लीनियंट है, हमारे यहाँ किसी को 3 मर्डर पे भी अगर जुडिशरी सजा देती है ना, 20 साल की 3 पैरेलल चलेंगी जी। अरे निकलेंगे तो उसके 20 साल ही। वहां पे क्या होता है वेस्ट में, 20-20 साल की वन आफ्टर द अदर इन सीरियल चलेंगी। 60 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल की सजाएं सुनाते हैं वेस्ट में। इंडिया तो इतना लीनियंट है जुडिशरी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पैरेलल सजाएं देके उसको फिर बाहर निकलने का मौका देते हैं हर बंदे को। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हमारे यहाँ पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट है। उनके यहाँ तो वो इंजेक्शन लगाते हैं, बंदा तड़पता रहे उसके बाद। तो मतलब ये जो इंडिया में अभी बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज हैं, माइल्स टू गो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, माइल्स टू गो। बट उसके लिए लगातार लगातार काम करने की जरूरत है। उस पूरी पॉपुलेशन को सोसाइटी से जोड़ने की जरूरत है। प्रिजन को एज इंडस्ट्री यूज किया जा सकता है, प्रिजन को एज मतलब वेस्ट, इवन चाइना में एज इंडस्ट्री यूज करते हैं, उनको एज लेबर यूज करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते अपने प्रिजनर्स को एज लेबर यूज? क्यों हम उसकी वेट करते हैं कि जब वो उसकी 12 साल की सजा पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो उसका पीरियड बचेगा तब उसे उसमें भेजेंगे, ओपन प्रिजन्स में भेजेंगे? क्यों? इंडिया में सिर्फ 3 तरह की वो हैं, या तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, ये तो 2 तरह की इम्प्रिजनमेंट्स हुई। फिर फाइन और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है। तीसरा है कैपिटल पनिशमेंट। चौथा अब जो नई न्याय संहिता आई भारत की, उसमें आया कि अब सोशल सर्विस करानी, कम्युनिटी सर्विस करानी चाहिए इन बच्चों से। और मैं शुरू से कहता था, अगर किसी ने जेल में, किसी ने ट्रेन में पर्स मारा है, जेब काटी है ट्रेन में, तो उसे रेलवे स्टेशन साफ कराओ ना, उसको जेल क्यों भेज रहे हो? जेल भेज के तो वो और ट्रिक सीख के आएगा अंदर जो उसके आका बैठे हैं। तो उसको जेल भेजने के बजाय उसे रेलवे स्टेशन की सफाई कराओ 15 दिन, बजाय उसे 15 दिन जेल भेजने के लिए। छोटी सी चोरी हुई है, छोटा सा कुछ उसने किया, रोटी चुरा ली, खाना चुरा लिया, कई बार सिचुएशन समझनी चाहिए। तो जो चीजें वो उसको शर्म आएगी जब वो करके, कम्युनिटी सर्विस करके जो उसको शर्म आएगी, वो काम उससे कराओ। और सबसे बड़ा, मैंने पहले बताऊं ना, सबसे शुरुआत होती है हमारे घर से। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम अपने घर में हमारा रहन सहन, पालन पोषण, वैल्यू सिस्टम क्या है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम। आपका बच्चा अगर आपके स्कूटर के पीछे बैठा है और आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और आप रेड लाइट उसके सामने जंप कर रहे हैं, ही इज लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम यू। ही विल बी 50% इन एडिशन टू यू, एंड हिज चाइल्ड विल बी अनदर 50% इन एडिशन टू हिम। You work as a life coach and on mental health. मैं मेंटल हेल्थ की बात करूं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर, जब कोई भी व्यक्ति जेल में आता है, पहला दिन उसका बहुत डिप्रेसिंग होता है। वो 100 चीजें सोच रहा होता है, घर वाले क्या सोच रहे होंगे, पड़ोसी क्या सोच रहे होंगे, रिश्तेदार क्या सोच रहे होंगे, ऑफिस में क्या सोच रहे होंगे, बहुत स्ट्रेस में होता है। तो पहले दिन आते ही ना उसको रिसेप्शन वार्ड में रखा जाता है। अच्छा। जेल की भाषा में बोले उसको मुलायजा वार्ड बोला जाता है, मुलायजा में रखा जाता है पहले 3 महीने, कि ये ताकि तब तक यूज टू हो जाए। अगर यहाँ तो 3 महीने के अंदर बेल हो गई तो चला जाएगा, नहीं तो 3 महीने से 6 महीने तक वो मुलायजा वार्ड में रहेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट पॉपुलेशन।
अगर ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा इनफ्लो है, तो उसको 3 महीने में निकाल देंगे आगे। कम इनफ्लो है तो 6 महीने तक उसमें रखेंगे, तो रिसेप्शन वार्ड में। अब वो क्या होता है, बहुत स्ट्रेस में होता है, तो अंदर जो लोग होते हैं ना, जो बाहर ड्रग्स बेच रहे थे, वो अंदर भी अपने सोर्सेज ढूंढ लेते हैं, या तो स्मगल करा लेते हैं, या फिर वो अंदर जो चीजें होती हैं, छिपकली है, कीड़े हैं, पौधे हैं, वो किसी न किसी चीज से नशे की चीजें बना लेते हैं। वो पूरे केमिस्ट होते हैं, आप उनसे कभी मिलोगे ना, उनको पूरी केमिकल फॉर्मुलेशन याद होती हैं। अच्छा, इसमें इतने परसेंट ये डलना है साहब, इतने परसेंट ये डलना है। जेल एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं चलता ये सब। जेल एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं चलता, उनसे बच के ही सब चीजें स्मगल करते हैं। और जब ये करते हैं तो अंदर भी अपने पोटेंशियल बायर्स ढूंढ लेते हैं, और पोटेंशियल बायर्स कौन से होते हैं, जो मुलायजा में आए हैं रिसेप्शन वार्ड में, वो वहां तक स्मगल करा देते हैं। अब वो शुरुआत तो गेटवे ड्रग से होती है, जो टोबैको इज द गेटवे ड्रग। ओके। और वहां से शुरू करते करते, क्योंकि स्ट्रेस में है, उसको कुछ तो चाहिए, रात को नींद नहीं आ रही, 2 दिन नहीं सोया, 3 दिन नहीं सोया, रो रहा है, 5 दिन नहीं सोया। अब उसको वो चाहता है कि अब बाहर की दुनिया जाए भाड़ में, जो सोच रही है सोचना, तो मुझे नींद चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ तो वो किसी तरह से कोशिश करेंगे, या तो डिस्पेंसरी जो अंदर MI वार्ड होता है, डिस्पेंसरी होती है, वहां से चोरी की जाए, या कोई दवाई चोरी की जाए, या कहीं से हो, तो कोई ना कोई उस तक वो नशा पहुंचाएगा। कई बार अंदर जाके लोग एडिक्ट हो जाते हैं। तो चौथा जो काम करते हैं उसकी मेंटल हेल्थ पे, वो हम ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पे काम करते हैं। ट्रीटमेंट पे हम भी काम करते हैं, ट्रीटमेंट पे थर्ड पार्टी एजेंसीज भी काम करती हैं। हम करते हैं साइको एनालिटिकल मोड से, ध्यान से, कि वो बंदा छोड़ दे अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर पावर से उसको छोड़ दे। वो जब नहीं छोड़ पाता, तो जो हार्डकोर ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उनके लिए एम्स जैसी वो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, उनकी OST थेरेपी, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट है, वो दी जाती है। अंदर पूरा DAC बना हुआ है, डी एडिक्शन सेंटर बना हुआ है तिहाड़ में, जिसमें इन लोगों की ट्रीटमेंट होती है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होती है। और वहाँ पे जाके वो उसको डी एडिक्शन सेंटर में जाके खुद थेरेपीज लेते हैं, उनको फिर डॉक्टर धीरे धीरे OST से, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट से छुड़ाते हैं। और हम भी ये एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, दे आर इन एसोसिएशन विद UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो उसके साथ मिलके प्रोजेक्ट G86 है, और एक और प्रोजेक्ट है 811 आई थिंक। तो इनके साथ मिलके हमने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किए तिहाड़ में। दिस आर ओल्ड प्रोजेक्ट्स, दैट्स व्हाई आई एम फॉरगेटिंग द इट्स नेम, प्रोजेक्ट नेम। वन इज G86, अदर वन इज आई एम फॉरगेटिंग। तो ये बहुत जरूरी है कि जो मेंटल हेल्थ है ना, उस समय मेंटल हेल्थ बहुत खराब होती है। तो जो हमारी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, ध्यान की हैं, योगा जो उनको कराते हैं, हीलिंग जो थेरेपीज हैं, सारी जो अंदर हर्बल गार्डन्स लेडीज उगाती हैं, तो ये बहुत उनको एंगेज भी करती हैं और पॉजिटिव बेनिफिट्स भी देती हैं। फिफ्थ इज आउटसाइड प्रिजन, कि इंडिया में एक अभी जो बहुत बड़ा गैप है, जो इंडिया में हम तो कर रहे हैं, सिंगापुर में येलो रिबन सोसाइटी है, जो जेलों से निकलने के बाद उनको रिहेबिलिटेट करती है। बट वो उसकी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है, बट वो काम उनके यहाँ भी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने जो लोग इंडिया से जाते हैं बाहर, एप्का होती है, एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो उसमें जब वो लोग इंडिया आए, तो उन्होंने हमारा ध्यान थेरेपी और सब कुछ देख के उन्होंने कहा ये हमें अपने यहाँ चाहिए, सब देशों के लोगों ने कहा। बट इंडिया जब वहां जाता है, तो इंडिया क्या करता है, चाइना ने तो ये फैक्ट्री लगाई हुई, इंडोनेशिया ने ये फैक्ट्री लगाई हुई, मलेशिया ने, सिंगापुर ने ये फैक्ट्री लगाई हुई, हमें फैक्ट्रीज लगानी है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जो हमारी चीज ले रहे हैं, जो हमारे पास है, योग है, ध्यान है, अध्यात्म है, वो हमारे से हमारी चीज मांग रहे हैं, हम उनसे उनकी चीज मांग रहे हैं। हमें अपनी चीजों पे ज्यादा गर्व होना चाहिए। शरी हमारी अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है ना, जिसको हम सिनर्जाइज नहीं कर पा रहे, और उसको सिनर्जाइज करें तो हम दुनिया को पीछे छोड़ सकते हैं इन कामों में। हम दुनिया के लिए सबसे बड़ा रिफॉर्मेशन सेंटर बन सकते हैं। दुनिया के आधे युद्धों को रोकने की शक्ति भारत के बुद्धों में है। तो हम अपने बुद्ध को छोड़ के दुनिया के युद्ध की तरफ देखते हैं कि दुनिया में लड़ाई हो रही है। तो भारत वो जगह है जहां पे हम सारा ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। हम विश्वगुरु बोलते हैं ना, विश्वगुरु इकोनॉमी वाइज नहीं बनता है, विश्वगुरु ट्रांसफॉर्मेशन वाइज बनता है। गुरु कौन होता है? जो आपका हृदय परिवर्तन करता है। और गुरुकुल क्या होता है? जो आपको वो एटमॉस्फेयर, वो पूरा एम्बियंस बना के देता है। तो विश्व गुरु होगा तो विश्व का गुरुकुल भी तो होगा ना। तो भारत को गुरुकुल बनाना है, पूरे सिर्फ जेलों को नहीं, भारत को वो गुरुकुल बनाना है कि पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर पाओ, पूरी दुनिया का हृदय परिवर्तन कर पाओ। और उसका वे है, दैट इज थ्रू स्पिरिचुअलिटी। थ्रू स्पिरिचुअलिटी, यू हैव टू पास थ्रू द टनल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। Do that. And I think अभी ऑफ लेट हमने देखा है काफी सारे लोग जब बात करते हैं कि they are moving towards spirituality, या अब एक
ट्रेंड मैं बोलूंगी तो आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत ही इक्विप्ड वर्ड नहीं होगा ट्रेंड, बट आई थिंक एक अवेयरनेस आई है लोगों में। पहले जो एक स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझा जाता था कि मतलब आप सब अपना लाइफ छोड़कर भगवान में ध्यान लगाओ, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, बट ऐसा नहीं है। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी इज मोर अबाउट नोइंग देखो जंगल में जाके तो कोई भी ध्यान लगा लेगा, तो स्पिरिचुअलिटी वो करती है जो कर रहे हो। अर्जुन युद्ध भूमि में है, अर्जुन इज इन द सेंटर ऑफ द बैटल, इन ए वॉर, नॉट इवन बैटल, इट वाज अ वॉर, ह्यूज वॉर, वर्ल्ड वॉर से बड़ी थी। सेंटर ऑफ द ग्राउंड खड़े हैं, कृष्ण ले जाते हैं अर्जुन, ये कौरव है, ये पांडव है, सब कुछ दिखाते हैं। ये तेरे गुरुजन है, वो उन्होंने तुझे धनुष पकड़ना सिखाया था, ये तेरे पिता मैं, तू बचपन में उनकी गोद में खेला, अब तुझे इन सब की हत्या करनी है। इन द मिड ऑफ द वॉर उसे ज्ञान देते हैं और उसे कहते हैं अब तू मुझे जान, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी वो होती है जो आपको वॉर जोन में से निकाल कर आपको अध्यात्म की ओर ले जाए। और फिर कृष्ण ये भी कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनस्वर युद्ध च। अर्जुन अब मेरा ध्यान करते हो, युद्ध भी कर। अब मेरा ध्यान भी कर रहा है, और वो ध्यान कैसा है, वो जंगल में जाके तो नहीं बैठ गया, वो वहीं पे है, वहीं वॉर जोन के बीच में, और वॉर जोन के बीच में वो युद्ध करते हुए फोकस्ड है, ध्यान करते हुए युद्ध कर रहा है, मां मनस्वर युद्ध च। तो दिस इज स्पिरिचुअलिटी कि आपको वॉर जोन के बीच में, तो हम भी तो रोज की एक वॉर है ना हमारी। Exactly. हमारी सुबह 5 बजे से वॉर शुरू होती है और रात को 11 बजे 12 बज जाते हैं, एक वॉर ही तो चल रही होती है पूरी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में। तो जब हम इस वॉर जोन में, तो एवरीबॉडी हैज टू वन डे और द अदर, दे हैव टू अडॉप्ट दिस। आराम से कर लो, नहीं तो आपको कंडीशंस, परिस्थितियां वहां ले जाएंगी। और खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि आप वो जो 0.1% लोग हैं जो जेलों से होकर उस स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, आप उससे होकर जुड़े, भगवान ना करे। पर वो होना रास्ता एक ही है ट्रांसफॉर्मेशन का। दैट इज नॉट ओनली ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज इनर ग्रोथ। Inner. Every wrong happens in the absence of inner growth. So inner growth is the important thing. हम external growth तो बहुत कर लेते हैं, उसमें गए, शरीर को भगवान का मंदिर ही कहा गया है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। पर हम बाहर से तो जिम जाके फिजिकली फिट हो जाएंगे, रनिंग करके फिजिकली फिट हो जाएंगे, मेंटली फिट कौन होगा? ईश्वर तो हृदय में है ना, ईश्वर तो हमारे मन में है ना। वो जहाँ पे ईश्वर रहता है, जिस मंदिर में ईश्वर रहता है, हमने उसको तो फिट किया नहीं, उसको तो क्लींस किया नहीं। उसके अंदर तो बुराइयां हैं, उसके अंदर तो नेगेटिविटी है, उसके अंदर तो नकारात्मकता है। जहाँ पे ईश्वर रहता है वहां पे तो डिप्रेशन भरा हुआ है, नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं। तो जहाँ ईश्वर रहता है उसको क्लींस करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एम्पावरमेंट, इनर ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी ट्रू। एंड आई थिंक ये हम एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं, हर किसी पर अप्लाई होता है। अगर हम अपनी बड़ी से बड़ी या छोटी चीज़ों को देखें डेली लाइफ की, चाहे हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स या करियर से रिलेटेड भी है, हर जगह पर अगर आप देखेंगे एक सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस तभी आता है व्हेन यू हैव दैट लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आई थिंक जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट भी किया था ना, तो जो मैं एक मेंटालिटी लेकर बैठी थी कि शायद हमें ये जानने के लिए मिलेगा कि हमको बाहर से जो ट्रीटमेंट दिखता है, जेल्स में क्या होता है और अंदर क्या होता है, उसमें डिफरेंस होता है। बट यहाँ से एक बहुत सॉलिड जो चीज़ निकल कर आई है, आई थिंक मेरे लिए भी एक आई ओपनर है और बहुत सारे लोग के लिए रहेगा। जेल, हमें लगता है कि यहाँ से पनिशमेंट शुरू हुई है किसी की, यहाँ से कोई जेल में आ गया है, मतलब उसको रियलाइज होगा कि मुझे सजा मिली है और अपने आप से कुछ होगा और उसका जो हम कहते हैं हृदय परिवर्तन हो जाएगा या वो सीख लेगा। बट वो सही नहीं है। जो सीख किसी को देनी है वो शायद पहले एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसान ऐसी किसी चीज में जाए ही नहीं। अगर ऐसा हो गया है तो जेल एक अपॉर्चुनिटी, बोले गुरुकुल हो सकता है कि जहाँ से हम उसका इनर सेल्फ जो है उसको करेक्ट कर सोसाइटी में एक पॉजिटिव एडिशन, एक वापस एक अच्छा इंसान बना के सोसाइटी को वापस दें। गिव देम बैक टू द सोसाइटी। यू आर गोइंग बैक टू द सोसाइटी एज ए गुड ह्यूमन बीइंग। Now we move to the next session of today's talk show, which is rapid fire. So let's begin, and I'm hoping कि ये rapid fire बहुत ही sensational रहने वाला है, बहुत interesting रहने वाला है. So shall we begin? Yeah, sure. Okay. A life-changing experience for you. The journey. A funny notion you often hear about yourself. The running monk. Because you run marathons? Yeah. Okay. A compliment you receive often.
that you are good, doing good work. If not a monk, you would have been. An army officer. An offense you think imprisonment is too harsh a punishment for? The petty offences like traveling without ticket should be considered for mm, community service. Biggest misconception about Indian jails? Biggest misconception is people think people are there, the inmates are there for punishment. No, they are there as punishment. Biggest fallback in Indian judiciary? The pendency of cases, What percentage of prisoners are actually of criminal mentality? not more than 2%. The conviction rate is 20%, almost 20%, but the criminal mentality is even 10% of that. So it is almost 2 or 3%. Biggest gap in Indian judicial system? The disconnect from the ground reality. I think that was sort of an awakening rapid fire. कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें जो लगता है एक्चुअल रियलिटी है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है. Okay, now we move to the final section of the episode, which is gift from the guest. And I believe already जो stories और experiences आपने share करे हैं, they are nothing lesser than a gift. But still, we would like to know what is that special gift you have got for us. हमारे जीवन का पर्पस क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए. हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए बने, हम सिर्फ दुनिया के यश भोग को भोगने के लिए नहीं बने, हम सिर्फ परिवार पैदा करने के लिए नहीं बने. हमारे जीवन का जो हायर गोल है, जो सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य है जीवन का, वो क्या है, वो हमें पता होना चाहिए. और वो है स्वयं को जानना, द पर्पस ऑफ लाइफ. तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए सबको, ताकि वो अपने जीवन के मकसद को खोजकर उसके लिए अपनी जीवन में काम कर सकें. बाकी सब चीज़ें सब्सिडरीज हैं, वो अपने आप ही सबसे सब्स्टिट्यूट्स अपने आप ही साथ आ जाएंगे. I think this is nothing less than a golden advice. सुनने में हो सकता है लगे बहुत easy है या कुछ, but actually अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, आई थिंक लाइफ का पर्पस और मीनिंग बहुत इनहांस हो जाएगा, एंड इन टर्न द क्वालिटी ऑफ लाइफ. एंड आई कम्प्लीटली अग्री. जब हम पर्पस की बात करते हैं तो इट्स नॉट दैट कि हम खुद को जो एक सोशल लीग है उससे कहीं अलग कर रहे हैं, पर मैं शायद पर्सनल एक एक्सपीरियंस से भी ये बोल सकती हूँ कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उसमें आपका क्वालिटी ऑफ वर्क आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस ही करेगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज एपिसोड. इतने डिटेल में ऐसी ग्राउंड रियलिटीज बताना जो जनरली पता ही नहीं होती हैं. आई फील टुडे अगर इस टॉक से पहले अगर मैं देखूँ तो जो जेल्स हैं दे वर लाइक एन आइसोलेटेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी. जो हम लोग को फील होता था, पता ही नहीं है एक्चुअल में क्या चलता है, कौन लोग हैं, किस चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं. एंड नाउ वी फील कि दे आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और कहीं ना कहीं वी ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग क्राइम और क्रिमिनल्स, बट आई थिंक देयर इज मच मोर उसके आगे भी जो लोगों को देखना चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी.